नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आपको बता दें, आज हम कई विषयों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री अभी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए हैं। चीन से क्या मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? इसका पीछे कॉन्टेक्स्ट यह है कि बॉर्डर पर लगातार बातचीत हमारी और चीनी सेना के बीच चल रही है और कई राजनीतिक खबरें भी हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी। आज हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी को आखिर किस बात का डर जो है वो सता रहा है। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आज हमारे मेहमान हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरें वो आपको बता दें जिन पर आज हम तफसील से बात करने जा रहे हैं और फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहानिसबर्ग का दौरा, और उससे पहले खबर जिसने आज दिन भर सुबह एक सनसनी मचाई कि क्या भारतीय सेना ने पीओके के एलओसी के पार जाकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है। हालांकि इसके बाद इस खबर पर स्पष्टीकरण भी आया कि वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, लेकिन कुछ आतंकवादी घुसपैठिए जो एलओसी पार करके इस तरफ आना चाह रहे थे, भारतीय सेना ने उनको मार गिराया है। उनके पास से काफी हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। और क्या साउथ अफ्रीका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई मुलाकात हो सकती है? 2019 से कोई मुलाकात, कोई बैठक दोनों नेताओं के बीच नहीं हुई है और 2020 से हमारा सीमा विवाद जो है वो लद्दाख में चल रहा है चीन के साथ। सीधी बात इस पर करेंगे। अजीज कुरैशी समझिए, जो व्यक्ति कई राज्यों का गवर्नर रहा हो, वो किस किस्म के बयान दे रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कोशिश करने की तैयारी हो रही है जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो गम नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, और जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया के नारे लगाना शर्मनाक बात है। ये नेहरू की कांग्रेस नहीं है। और 2024 के लिए क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर क्या खास तैयारी की गई है। और जैसे पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी लाई, इस बार वहीं जमीन तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी कवायद पार्टी कर रही है ताकि 80 की 80 सीटें वो जीत पाए, जो उसकी कोशिश है। लेकिन पहले आज की बड़ी खबर, सर्जिकल स्ट्राइक की एक खबर छपने से आज देश में सनसनी फैल गई। देश के एक बड़े हिंदी अखबार ने दरअसल यह दावा किया कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस पर सेना का स्टेटमेंट सामने आ गया। सेना के मुताबिक एलओसी पार करके इस तरह के किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया है। कल घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई थी, उसे नाकाम किया गया था। सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि सेना ने बालाकोट सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनके पास से AK-47, 2 मैगजीन, 30 राउंड कारतूस, हथगोले वगैरह और कुछ पाकिस्तानी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं था, लेकिन हां, सेना ने एक बड़ी कार्रवाई जरूर की और एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस खबर पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी देंगे। जी मनीष, जाहिर है अचानक सर्जिकल स्ट्राइक का नाम जब देखा सुना, और ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से खबर फैलती है, तो लोगों को उत्सुकता हुई कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन शायद अब बिल्कुल साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं था। सौरभ, सबसे पहले तो शुरुआत इसी से कि भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज के द्वारा और औपचारिक तौर पर हमें बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं हुई। कल देर रात से जब ये खबर फ्लोट होने लगी कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उससे पहले ही हम अपने दर्शकों को बता चुके थे और फिर उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे ऑपरेशन का सीक्वेंस हम आपको बता दें। 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। दूसरा, भारतीय सेना ने क्रॉस बॉर्डर नहीं किया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। 21 तारीख का ये पूरा ऑपरेशन है। इंटेलिजेंस इनपुट बहुत ही शार्प था, जिसमें बताया गया कि 2 आतंकी, जो कि पाकिस्तान की पोस्ट है, डुंगी एरिया है, जनरल एरिया, जो कि बालाकोट और हमीरपुर सेक्टर लगता है भारत का, और ये पुंछ और मेंढर के बीचों बीच का एरिया है। इससे डुंगी एरिया से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया से वो क्रॉस कर भारतीय एरिया में घुसे। जैसे ही उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, भारतीय सेना को पहले से इनपुट था और वो एम्बुश के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। फायरिंग हुई, फायरिंग के दौरान लंबी फायरिंग की गई और फिर उसके बाद जाके दोनों आतंकियों को ये जानकारी मिली कि चोटिल हो गए। जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि इनपुट जो HSTI यानी जो थर्मल कैमरा था, उसके अलावा बाकी जो आले थे, सर्विलांस इक्विपमेंट थे, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि ये पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। जब इनके ब्लड ट्रेल को, यानी जो खून के निशान थे, जब उनको पूरी तरीके से चेस करते हुए भारतीय सेना पहुंची, तो वहां से पिट्ठू बैग, साथ में 30 राउंड्स AK-47 का, AK-47, 2 ग्रेनेड और जो मेडिसिन थी उसमें पाकिस्तान मार्किंग थी, ये सब रिकवर किया गया।
लेकिन जो इनपुट मिला वो जो पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पर डुंगी इलाके में दोनों आतंकी चले गए थे, उनकी भी मौत हो गई क्योंकि बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे। ये जानकारी बिल्कुल सटीक थी और इसी जानकारी के आधार पर कई सारा र्यूमर मॉन्गरिंग होने लगी कि भारतीय सेना ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जी। इसीलिए इंडिया टीवी ने बिल्कुल क्लियर किया और हमारे जो टॉप सोर्सेज आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर इस समय जो 16 कोर जो पूरा जम्मू रीजन को देखता है, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि कहीं से भी भारतीय सेना ने क्रॉस बॉर्डर रेड नहीं किया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया है। इस समय कश्मीर यानी 15 कोर के इलाके में काफी जा सकती है, इसीलिए घुसपैठ की कोशिश। ठीक है मनीष, ठीक है, ये अच्छा है कि आपने इसको बिल्कुल और क्लैरिफाई कर दिया कि आपकी डिफेंस सोर्सेज से, टॉप सोर्सेज से जो बात हुई, तो ऐसा कुछ नहीं था जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सके। हाँ, सेना का एक बड़ा एक्शन जरूर था। बहुत शुक्रिया मनीष प्रसाद, हमारे डिफेंस एडिटर, आपको इस खबर पर और अपडेट दे रहे थे। इस पर हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी जो हैं वो भी इन दिनों लद्दाख में ही है और आप रोज उनकी तस्वीर देखते हैं। राहुल गांधी पैंगोंग लेक भी गए, राहुल गांधी नुब्रा वैली भी जा रहे थे, राहुल गांधी लेह में है, लेह के बाजार में वो भी लोगों के बीच थे। उसकी एक तस्वीर आप जरा देखिए। राहुल गांधी ये लेह में मौजूद हैं और वहां तिरंगा हाथ में लिए हुए थे उनके समर्थक, और वो बाहर लोगों को वेव कर रहे थे और यहां भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। थोड़ी सी आवाजें जरा सुनिए आप, फिर बात करते हैं। अब इससे पहले राहुल गांधी ने वो जहां भी गए, पैंगोंग में गए, कहीं और भी गए, वहां से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक ही बात बार बार कही कि मुझे लोग जहां भी मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहां पर चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प ली है, कब्जा कर लिया और हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, चरवाहे वहां पर अपने पशुओं को लेकर के नहीं जा पा रहे हैं। ये बातें राहुल गांधी ने वहां माफ कीजिएगा, लद्दाख जाकर के उन्होंने बार बार दोहराई हैं। चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। हालांकि अब ऐसे लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं जो राहुल गांधी की तरह ही वहां पर यात्रा करने के लिए गए। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, कुछ लोग साइकिल लेकर के घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां ऐसा कुछ नहीं, हम तो जहां जाना चाहते थे हम वहां चले गए, हमें किसी ने रोका नहीं और हम तो बिल्कुल बॉर्डर तक गए हैं और कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि चीन ने किसी भी किस्म से कोई भी हिस्सा हमारी जमीन का हड़प रखा हो। बहरहाल राहुल गांधी अपने इस आरोप पर कायम है और यह सब कुछ तब हो रहा है जब बॉर्डर पर हमारी 19 बार बातचीत हो चुकी है कोर कमांडर स्तर की, भारत और चीन की। और इसके अलावा पिछले 4 दिनों से, अब जब प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए हैं, तब लगातार वहां मेजर जनरल लेवल पर बातचीत चल रही है कि कहीं कोई ब्रेक थ्रू निकल आए, ताकि अब जो ब्रिक्स समिट हो रहा है उसमें भारत और चीन के नेताओं के बीच बातचीत की कोई भूमिका बन सके और G20 जो भारत में होना है, जिसके लिए चीन की राष्ट्रपति भी आएंगे, उससे पहले जो है संबंध थोड़े हमारे बेहतर हो सके। अब मैं 2 अलग अलग विषय हैं, लेकिन चूंकि लद्दाख से जुड़े हुए हैं इसीलिए हमने दोनों की चर्चा एक साथ की है। राहुल गांधी लद्दाख जाकर के चीन का मुद्दा उठाएंगे, ये तो तय था और वो उन्होंने ये किया है। सवाल यह है कि जब वहां कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके का कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हमारे एक नेता लद्दाख में ही जाकर के बार बार चीन पर ये इल्जाम दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जमीन उनके कब्जे में। क्या संदेश दिया रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं सौरभ जी ये कहूंगा कि इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष का कोई नेता आज तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ। आरोप लगाना, सरकार को घेरना, पाकिस्तान चीन के साथ हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, हमेशा झगड़े होते रहे, लड़ाइयाँ होती रहीं। भारत कि कितनी जमीन चीन हड़प ले गया अलग अलग युद्ध में, कितनी जमीन पाकिस्तान हमने जीत लिया, बांग्लादेश अलग कर लिया, उसके बावजूद कितनी जमीन उधर ही रह गई। लेकिन जिस तरह का प्रपंच, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रपंच, ये प्रपंच जिस तरह का राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा भारत की राजनीति में किसी नेता ने कभी नहीं किया। जो कुछ गलवान में हुआ वो हम सबको पता है। उसके बाद हमने जो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे अपनी बढ़त बनाई, वो सेना की तरफ से, सेना के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। सामान्य लोगों की जानकारी में ये होना चाहिए कि ये इससे बड़ा नासमझी का बयान नहीं हो सकता कि कह रहे हैं कि वो उनकी जो ऐसी जमीन जहां उनके मवेशी चरने जाते थे, जो चरवाहे हैं वहां तक चले जाते थे, वो अब नहीं जा पाते हैं। तो ये सामान्य लोगों को, हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए कि जो ये सारा विवाद है वो नो मैन्स लैंड का है, जहां एक दूसरे की सेनाएं होती हैं, सिर्फ जहां से कई किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ कोई नहीं होता है।
और ये सेनाओं की पेट्रोलिंग होती है, जो लंबे समय से भारत और चीन के बीच विवाद है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 4 के बाद 8 तक का ये विवाद, ये बहुत पुराना विवाद है। लेकिन सवाल यहां क्या है, आप इतनी मस्ती में घूमते हुए, बाइक स्टंट करते हुए पहुंच जाते हैं वहां जहां आप कह रहे हैं कि सब कुछ गड़बड़ है। आप पेंगोंग लेक जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब कब्जा हो गया। आप वो जो हमारे वीर जवान जिन्होंने इस देश की जमीन नहीं जाने दी, उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप इस देश की राजनीति का सम्मान नहीं कर रहे हैं और आप इस देश की जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और उसके एक कदम आगे बढ़कर कहें तो डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं। ये अभी दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है, उसमें भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत गैर जिम्मेदार बर्ताव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और ये सेना का तो आप सेना का भी अपमान कर रहे हैं, प्रपंच भी इसको कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अब और लोग भी वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, प्रपंच इसलिए ना, अगर सवाल पूछा गया तो वो बताते कि भाई ये जगह थी जहां चीन घुस आया। उन्होंने वो कह रहे हैं आप किसी से पूछिए, सबसे पूछिए, सब बताएंगे। यही प्रपंच होता है। अब एक व्यक्ति वहां और गए, हमने उनसे पूछ लिया, उन्होंने आकर के बताया क्या हुआ। तो ये आप देखिए, एक ये साइकिलिस्ट हैं और ये भी जो है इनका नाम है कंचन। इन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया है और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने भी लद्दाख का दौरा किया है, सुनिए इनकी बात। सर ठीक है, वो विजिट करने आए हैं लद्दाख। हमारे जितने भी यूथ हैं इंडिया के, वो भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं उनको देख के कि हाँ चलिए हमारे कोई लीडर गए हुए हैं वहां पे। लेकिन उन्होंने जब ये बयान दिया कि चाइना अंदर घुस गया है, मतलब इंडिया के अंदर लैंड में घुस गया, तो वो तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। मतलब झूठ क्यों बोल रहे, आप बोलो, सच्चाई बोलो। मैं वहां गई हूँ, मैं सिविलियन हूँ, मैं कोई आर्मी से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने जहां जहां मैंने बॉर्डर पे टच किया, जहां जहां मैंने देखा, पढ़ा, सीखा, मुझे मतलब सीखने को इतना कुछ मिला है सर कि आप लद्दाख जाओ। लेकिन इस तरह से मतलब किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हाँ चाइना वाले ने कब्जा कर लिया इंडिया पे। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। राहुल गांधी जी जो बोले एकदम झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं विजय जी? देखिए, 2-3 बातें हैं। राहुल गांधी लद्दाख गए, अच्छी बात है, वहाँ दौरा किया, वो सब भी है, बाइक चलाएं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी आरोप भी लगाएं, उसमें भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, तो उन्हें आरोप लगाते वक्त स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। ये नहीं कि चरवाहा ने कहा, विजय त्रिवेदी ने कहा, सौरभ शर्मा ने कहा, उससे नहीं। उनको बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर सेना घुसी हुई है, ये पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट पर है, नो मैंस लैंड में है, कहाँ पर है। मैं तो पहले ये उम्मीद कर रहा था कि जब वो पेंगोंग लेक गए थे तो वो हमारी भारतीय जो सेना है उसकी तारीफ करते कि यहाँ मैं खड़ा हूं क्योंकि ये जो सेना के जवान हैं उनके बलिदान ये बड़ी से, बात उनकी है। शहादत सबसे पहले तो वहां जाके ये बात करें, इस बात को करें ना, याद करें। हमारे उसको जो मिलिट्री है, आर्मी है, उनको थोड़ा सा उनका सर ऊंचा करें। और हकीकत है ये, उनकी वजह से आप पेंगोंग लेक तक पहुंचे हैं ना, तो पहले उनकी तारीफ करें, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी लीडर को जो राहुल गांधी जी कद का हो, जो एमपी हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, खासतौर से 2 देशों के 2 मुल्कों की बात अगर हो रही हो तो। और ये जो हम कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हमसे ज्यादा वो समझते होंगे ना, वो तो समझते हैं बॉर्डर पर क्या बात चल रही है और साउथ अफ्रीका में क्या होना है और G20 में क्या होना है। बातचीत हो गई है, मेजर जनरल की बात हो गई। फिर उसका तीसरा मुद्दा है जिसको हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज ही रवाना हो रहे हैं, वो ब्रिक्स की समिट में जा रहे हैं, वहां पर वो चाइनीज प्रीमियर से मिलने वाले हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में G20 समिट होनी है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है विपक्ष के नेता के तौर पर कि क्या, क्योंकि कल हो सकता है, उनको भरोसा है कि नहीं, लेकिन ये हो सकता है ना कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों, समझिए। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो इस जो आज वो बोल रहे हैं, क्या इसी पर वो शी जिनपिंग से बात करेंगे? तो डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या ऐसे ही बात करेंगे, लाल जिसे वो कहते हैं लाल आंख दिखा करके? हाँ, कि इस तरह से। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अलग तरीके से होते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स में जा रहे हों तो उस समय बहुत सारी सेंसिटिविटी की बात होती है, ठीक है, तो उन सबको भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए। ये तो ठीक है, हंगामा करते रहे। आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी को और थोड़ा रिस्पांसिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए? तरीके से नहीं आरोप लगाएं तो आप बहुत स्पेसिफिक, मैं कह रहा हूं कि यदि वो सही बोल रहे हैं तो उनको स्पेसिफिक तरीके से कहना चाहिए, देखिए ये पॉइंट्स हैं यहां पर। और कांग्रेस के पास, उनके नेता के पास स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी उनको राय लेनी चाहिए कि भाई मैं इस पर बोलना चाहता हूं, ये क्या चीज है। नहीं विजय जी, यही वाला आपने कहा, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स वो क्या राय लेंगे? वो तो बोल देते हैं कि अरुणाचल में हमारी सेनाएं पिट रही। अब इस तरह का बयान देने के लिए किसी को स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट या समझदारी उसकी जरूरत कहां पड़ती है? बॉर्डर की बात बहुत सेंसिटिव बात होती है ना। नहीं, सही बात होती है। अब मैं कह रहा हूं, जिस तरह से राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं,
क्या ये उनकी भी, मैं तो कह रहा हूं, छोड़ दीजिए कि इसका असर बाकी देश पर क्या पड़ रहा है, उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स को मदद मिल रही है क्या इससे? देखिए ना, इसको राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को मदद मिल रही है ना कांग्रेस को मिलेगी। मुझे लग रहा है राहुल गांधी खुद अपनी पॉलिटिक्स के लिए और गड्ढा खोद रहे हैं इस तरह के बयान देके। राहुल गांधी एक बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें बहुत जिम्मेदारीपूर्ण बोलना चाहिए। और ये जो मामला है बहुत संवेदनशील मामला है, दो देशों के बीच सीमा विवाद का मामला है। मुझे लगता है राहुल गांधी को यहाँ थोड़ी जिम्मेदारी दिखाना चाहिए। पहले तो राहुल गांधी को देश से उस बात के लिए माफी मांगना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के समय 1962 के वार के बाद 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमने चाइना को दे दी थी, और उसको इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बाद भी किसी ने उसे लाने की कोशिश नहीं की। ना इंदिरा गांधी ने कोशिश की, ना जवाहरलाल नेहरू ने की, ना उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश की, ना नरसिम्हा राव ने कोशिश की। वो कह देंगे साहब अब जब फिर नेहरू पर चले गए आप, लेकिन अब नेहरू छोड़िए ना, अभी नेहरू की बात। अटल बिहारी वाजपेयी तो 77 में बने थे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री बनते ही अटल जी ने कहा था कि भाई हम चाइना से बात करेंगे, हमारी गई हुई जमीन वापस आएंगे। और नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने तो लोकसभा में बयान दिया था जमीन जाने के बाद कि वह जमीन तो उर्वरक है ही नहीं, वो तो बंजर जमीन है। तो नेहरू जी के एक मंत्री ने कह दिया था सदन के अंदर कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं अपना सर दे दूं क्या चाइना को? तो मेरा यह कहना है कि राहुल गांधी की, नेहरू जी की तीसरी पुष्ट या चौथी पुष्ट जो है, चौथी पुष्ट, वो लद्दाख में खड़ी है और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। आजकल राहुल गांधी भारत माता की बात करते हैं जहां जाते हैं। नहीं, तो राहुल गांधी को करना पड़ेगा ना। राहुल गांधी को मालूम है कि अब उन्हें अपने आप राष्ट्रवादी बताना पड़ेगा अगर देश के अंदर रहना है। वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो उन्हें अपना रूप बदलना पड़ेगा। मंदिरों में भी जाना राहुल गांधी ने शुरू कर ही दिया था चुनाव के समय, मंदिर जाते रहते हैं, अब नहीं जाते। अब राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। अब नए नए रूप में राहुल गांधी को आप देखेंगे। मेरा यह कहना है कि राहुल गांधी को लद्दाख गए तो लद्दाख में जो विकास के कार्य वो भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पहली बार वहां पे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का बहुत से लोगों ने जिस मोटरसाइकिल पर वो चल रहे थे वो बताया सड़क मोदी ने बनाई है, उस पर भी विवाद शुरू हो गया कि नहीं, आज से 10 साल पहले भी ये सड़क जो है, पैंगोंग की सड़क जो देखिए, उस पर भी लोग चलते थे। बहरहाल वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जो है आज ब्रिक्स समिट के लिए रवाना हुए, जरा हम उस पर एक चर्चा कर ले। क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी? इसको लेकर के दो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। भारत के विदेश सचिव से यह सवाल पूछा गया साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रधानमंत्री की आइटिनरी है वो अभी तय हो रही है कि वो किस किस से मुलाकात करेंगे, तो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, साउथ अफ्रीका में चीन के जो राजदूत हैं उनका एक बयान छपा हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि डायरेक्ट टॉक्स और डायरेक्ट बैठक होगी, मुलाकात होगी, ये उनका कहना है। तो चीन के राजदूत कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि बातचीत दोनों नेताओं के बीच होने जा रही है। लेकिन जाहिर है जब चीन की तरफ, जब जो चीनी माइंडसेट है, जब वो बात करता है तो ये सब उसके मुद्दे नहीं होते हैं। बॉर्डर पर जो कुछ चल रहा है ये हमारे मुद्दे हैं इस वक्त। अब सवाल यह कि क्या कोई ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश हो रही है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि पहली बार ये उनके लिए भी मुद्दा है। इसके पहले तक, और खास करके कहें कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक, बॉर्डर इश्यूज उनके लिए साइकोलॉजिकल, एक तरह से कहें कि इधर प्रेशर बनाने का जरिया होते थे। पहली बार है उनके ऊपर प्रेशर बना है। पहली बार रशियन एजेंसी ने कहा कि जो भारतीय सैनिक जितने वीर गति को प्राप्त हुए उससे 3 से 4 गुना पीएलए के सैनिक मारे गए। अमेरिकी जो सैटेलाइट है वो कह रही कि हेलीकॉप्टर से जो लाशें ले जाई गई चीनी सैनिकों की, उसके कितने ट्रिप्स लगे। अब इस सब का कोई आप कहें कि पक्के तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि चीन का इतना रेजिमेंटेड मामला है, कुछ निकल कर आता नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं। लेकिन उसके बाद उनके जो ग्लोबल टाइम्स या उनके जो मुखपत्र कहे जाते हैं, उनके बयानों ने बताया कि वो दबाव में है। अब सवाल यह है कि क्या उस दबाव से आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, और वो मामला वहां जाकर टिकता है कि क्या ये जो यहां जो कोर कमांडर लेवल की टॉक हो रही है और जो प्रीमियर्स की टॉक होगी। क्योंकि इसके पहले जब विदेश मंत्री दोनों देशों के मिले थे, और आज भी जयशंकर जब भी वो सवाल होता है तो उसका जवाब देते हैं कि हमने और वैंग यी ने जो कहा था उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाए, उस पर उधर से विश्वास तोड़ा गया, एक तरह से कहें कि धोखा दिया गया। क्या उसको ठीक करने का काम शी जिनपिंग करेंगे? और मुझे लगता है कि ये जो आइटिनरी तय होनी है ये चाइना की ही तरफ से तय होनी है। अगर उनके पास वो एक सोल्यूशन है, एक वो बातचीत करने के लिए आ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर बात होगी, वरना बात। मैं पढ़ रहा था इसमें जो बात कई कुछ फॉरेन जर्नल्स में बात छपी हुई है पत्रिकाओं में कि चाहते दोनों देश हैं कि बात हो, बिल्कुल, और लेकिन सवाल बस वही है कि कौन इनिशिएट करे। क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि शायद इसके लिए आपको किसी एक पक्ष को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक पक्ष को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं दो बातें समझ रहा हूं। ब्रिक्स समिट में पहली बात है कि क्या दोनों की औपचारिक मुलाकात का मतलब एक बायलैटरल मीटिंग जैसा कुछ हो, क्योंकि मिलेंगे तो सही, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बायलैटरल मीटिंग हो, क्या वो हो सकती है? दूसरा, अगला जो हमारे लिए बड़ा काम है वो है G20 की समिट, जिसमें उनका शी जिनपिंग का आना है।
तो ऐसे दोनों नाजुक समय में क्या जो हमारा सबसे टफ सब्जेक्ट है, जिस पे 19 राउंड मीटिंग के बाद, और जो त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया, विदेश मंत्री को मैं पढ़ रहा था, पहले भी उन्होंने बोला कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात, टफ स्टैंड पर हम लोग चल रहे हैं, कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जो हमारे प्रीमियर्स की मीटिंग होती है, जिसे हम शिखर समिट कहते हैं, वो तब होती है जब विदेश मंत्री के स्तर पर कोई बातचीत सुलझ जाए। वो अभी नहीं हुई है। मेजर जनरल का राउंड जो है ना बहुत नीचे है, प्राइम मिनिस्टर और जिनपिंग के मिलने से। जब तक अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि कोई लो हैंगिंग फ्रूट अगर मिल जाए, अगर हम वो ताकि कम से कम एक कहने के लिए कुछ मिल जाए, बात मिल जाएगा, ताकि G20 समिट के लिए एक बेहतर वातावरण बन सके। लेकिन कोई कंट्रोवर्शियल या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो खासतौर से बॉर्डर इशू सुलझ जाएगा या उस पर बात होगी, मुझे उसका रास्ता संभावना कम लगती है, क्योंकि बॉर्डर इशू पर चर्चा करना दोनों देशों के लिए एक टफ काम है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि क्या आज की स्थिति में इस सरकार के लिए संभव है कि इस इशू को छोड़कर और बात क्या वो करेगी? आप कोई ट्रेड टॉक कर नहीं सकते, गवर्नमेंट डीलिंग की बात कर नहीं सकते, आप तो लगातार उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तक को आप खारिज कर रहे हैं, आप उनको सिग्नलिंग, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक में रोक रहे हैं, आप उनके ऐप्स पर बैन लगा रहे हैं। तो और कोई गुंजाइश है नहीं जिस पर हम बात कर लेकिन सकें। ऐसे इसीलिए तो सारा जोर बॉर्डर पर ही है। अभी 4 दिन से लगातार है बॉर्डर पर। लेकिन जब आप होस्ट हो रहे हो G20 के, उस समय देखिए उस मौके की नजाकत को भी तो समझिए। नहीं, को आना एक शॉर्ट कमेंट जी। चाइना को लेके देखिए, सैन्य कमांडर लेवल पे 19 बार बातचीत हो चुकी है। इसके लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत हो चुकी है। इसके पहले NSA की बातचीत हो चुकी है चाइना के साथ। तो मुझे लग रहा है ये सब जो डिस्कशन हुआ होगा, बॉर्डर इश्यूज को लेके हुआ होगा, और मुझे लगता है कि मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत होगी और उसमें जो बातचीत होगा बॉर्डर इश्यू होगा। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि दूसरा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें दुनिया की भी नजर है। फिर से बता दूं, 2019 के बाद से दोनों लीडर्स के बीच कोई सिट डाउन मीटिंग नहीं हुई है। आप कहीं किसी बैंक्वेट में मिल गए, जैसे बाली में प्रधानमंत्री मिले थे जाकर के, वो अलग बात है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड मीटिंग बैठ कर ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए। जिनपिंग तो मुस्कुराते भी नहीं, वो तो मुस्कुराते भी नहीं है, दिक्कत ये। खैर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।